तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह, रोज़ की तरह, प्रत्येक दिन की तरह हम एक बार फिर आ गए हैं आप लोगों के लिए जी के जीएस का महासंग्राम चलाने 30 प्रश्नों का डोज हर रोज़ की तरह। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और लोगों को शेयर करिए ताकि एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल एक बड़ा परिवार बन सके। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपने प्रश्नों पर चलता हूँ। आज का आपका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आपके स्क्रीन पर 5वीं सदी ईसा पूर्व के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपका सोने के सिक्के, दूसरा है दीनार, तीसरा है आहत, चौथा है चांदी के सिक्के। तो दोस्तों, 5वीं सदी के ईसा पूर्व सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, कौन सा सिक्का कहा जाता था? आहत। ठीक है, आहत या पंचकार्ड सिक्के भी से बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय एवं पूजनीय पशु कौन सा था? पहला है कोबड़ वाला सांड, दूसरा है गाय, तीसरा है भैंस, चौथा है कुत्ता। तो बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन था? तो कोबड़ वाला सांड था। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोबड़ वाला सांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? दोस्तों, नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ था अध्यात्म ज्ञान के विषय में, वो किस उपनिषद में है? पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा है गीता में, चौथा है वेदों में। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कठोपनिषद। ठीक है, किस में है? कठोपनिषद, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक ने किस भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? पहला है उपगुप्त, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा है भगवान बुद्ध, चौथा है आर्य सुधर्मा। तो बताइए, किस भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी सम्राट अशोक ने? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपगुप्त। ठीक, उपगुप्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य में कर चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या सजा दिए जाने का प्रावधान था? पहला है जेल की सजा, दूसरा है उम्र कैद, तीसरा है मृत्युदंड, चौथा है आग से जलाने की सजा। तो दोस्तों बताइए जल्दी, मौर्य साम्राज्य में कर चोरी करने वाले को क्या सजा दी जाती थी? तो उसे सीधा मृत्युदंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? मृत्युदंड। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की खोज कब और किसने की थी? तो 1750 ईस्वी में पैड्रे टिपैंथेलर ने की थी, 1920 ईस्वी में एडिसन ने, या फिर 1680 ईस्वी में डार्विन ने, या फिर 1420 ईस्वी में लाइवेसिए ने। बताइए, अशोक के शिलालेखों की खोज कब और किसने की थी? तो 1750 ईस्वी में दोस्तों पैड्रे टिपैंथेलर ने की थी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की खोज, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था? पहला है 3/4, दूसरा है आधा, तीसरा है 1/4 और चौथा ऑप्शन है आपका दोस्तों 5/3। तो आंख बंद करके आंसर देंगे आप, कौन सा? 1/4। ठीक है, 1/4। मौर्य काल में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था? 1/4, यानी कि 4 बीघे खेत पर 1 बीघे का कर लिया जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची एवं सारनाथ के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पहला है राष्ट्रकूटों ने, दूसरा है अशोक ने, तीसरा है बौद्ध भिक्षुओं ने, चौथा है कुषाणों ने। बताइए किसने करवाया था? तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अशोक ने। किसने? अशोक ने। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन था? कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम के नायक कौन थे? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अग्निमित्र, दूसरा है पशुपतिनाथ, तीसरा है पुष्यमित्र शुंग, चौथा है वराह भगवान। तो आंख बंद करके जवाब दीजिए। कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र था। ठीक है, कौन थे? अग्निमित्र। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। पढ़ाई किए रहेंगे तो भविष्य में आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा को लोग जो समझ लेते हैं वो राज करते हैं, और जो नहीं समझ पाते फिर उनके लिए अगर राज्य भी हो तो फिर वो नौकरी करते रहते हैं, नौकर के समान ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर जी के जीएस महासंग्राम चलाया जा रहा है। आप लोग जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? पहला है मिथ्रेडेट्स प्रथम, दूसरा है कालिदास, तीसरा है सी राजगोपालाचारी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था। कौन था? मिथ्रेडेट्स प्रथम। ये क्वेश्चन रट लीजिए, जल्दी मिलते नहीं हैं और क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है विधानसभा, चौथा है विधान परिषद। बताओ जल्दी। तो हे दोस्तों, संसद के जिस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है वह है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। प्रश्न आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण से संबंधित है? बताइए। तो पहला ऑप्शन है 73वां, दूसरा है 72वां, तीसरा ऑप्शन है 71वां, चौथा ऑप्शन है 74वां यानी 74। तो बताइए कौन सा संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए संबंधित है? तो बता देना 73वां। ठीक है, क्या बताना? 73वां संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? पहला है लोकसभा, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है राज्यसभा, चौथा है विधान परिषद। तो बताओ जल्दी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है न्यायालय के न्यायाधीश को। तो बता दो बच्चों, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के ऊपर प्रस्तुत की जाती है। किसको? राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 13, तीसरा है अनुच्छेद 15 और चौथा है अनुच्छेद 20। तो बताओ किस में है? तो हे बच्चों, अनुच्छेद 14 जो है वो संविधान के अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है जिला न्यायालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हे दोस्तों, भारतीय संविधान जिस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का उपाध्यक्ष
किसे बनाया गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहला ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी को, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर को, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार आते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन ढूंढने पर जल्दी मिलते नहीं हैं आपको। मैं दे रहा हूँ, इसको ध्यान से रट लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया है? पहला है अनुच्छेद 19 से 22 तक, दूसरा है अनुच्छेद 15 से 20 तक, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18 तक, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 2 से 4 तक। तो हे दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार जितने अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया है वो है 19 से 22 तक। ठीक है, 19 से 22 तक के अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश से लिया गया है? संविधान संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश से लिया गया है? पहला है कनाडा, दूसरा है रूस, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है जापान। तो बताओ किस देश से लिया गया है? तो वो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया था? बताइए कब सम्मिलित किया गया था? पहला है 2 जून 2014, दूसरा है 5 मार्च 2019, तीसरा है 16 फरवरी 2018, चौथा है 4 जून 2012। तो तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, कब सम्मिलित किया गया था? 2 जून 2014 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? पहला है विकास परिषद द्वारा, दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा, तीसरा है मंत्रिमंडल द्वारा, चौथा है भारत के गवर्नर द्वारा। बताइए किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजना जिसके द्वारा अनुमोदित की जाती है वो है विकास परिषद। ठीक है, किसके द्वारा? विकास परिषद के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के मुद्रा को हार्ड करेंसी के रूप में जाना जाता है? पहला है विकसित देश, दूसरा है अल्प विकसित देश, तीसरा है विकासशील देश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हार्ड करेंसी के रूप में जिस देश की मुद्रा को जाना जाता है वो है विकसित देश। ठीक है, जो देश विकसित हैं उनकी करेंसी क्या होती है? हार्ड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 12वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत का विकास दर निर्धारित किया गया है। तो कितना निर्धारित किया गया है? पहला है 8%, दूसरा ऑप्शन है 6%, तीसरा ऑप्शन है 5%, चौथा ऑप्शन है 12%। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत का विकास दर 8% घोषित निर्धारित किया गया है। ठीक है, कितना? 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बैंक नोट प्रेस भारत में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है देवास, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो बताइए बैंक नोट प्रेस भारत में कहाँ स्थित है? तो बता दो दोस्तों, बैंक नोट प्रेस भारत में देवास में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत का प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? पहला है बीएससी, दूसरा है एनएससी, तीसरा है सेबी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है। ठीक है, कौन सा है? बीएससी,
जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी वस्तु का भार किस स्थान पर न्यूनतम होगा? पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा, तीसरा है देशांतर रेखा, चौथा है अक्षांशीय रेखा। तो बताइए किसी वस्तु का भार किस स्थान पर न्यूनतम होता है? तो बता दो दोस्तों, विषुवत रेखा पर। किस पर? विषुवत रेखा पर। ठीक है, किस स्थान पर न्यूनतम होता है? विषुवत रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेकिन उससे पहले विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है किसी भी वस्तु का भार, लेकिन भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर जो है वो भार सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग किस प्रकार की वस्तु को मापने में किया जाता है? पहला ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि, दूसरा है वायु में नमी, तीसरा है विमान की गति, चौथा है दाब। तो डेसिबल का प्रयोग जिसे नापने के लिए किया जाता है वो है वातावरण में ध्वनि। ठीक है, क्या है? वातावरण में ध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी व्यक्ति का जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम पर को दर्शाता है? किसी व्यक्ति का जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम को दर्शाता है? तो बताइए, पहला है प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम, तीसरा है तृतीय नियम, चौथा है चतुर्थ नियम। लेकिन आपको बता दें कि केवल 3 ही नियम दिए थे न्यूटन ने वस्तु के गति के लिए। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, धोबिया सोडा के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है हाइड्रोक्साइड। तो बताइए धोबिया सोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है। ठीक है, किसे? सोडियम कार्बोनेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। पहला है रेटिनॉल, दूसरा है टेकोफेरॉल, तीसरा है स्कर्बी, चौथा है घेंघा। तो बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो वो है रेटिनॉल। ठीक है, कौन सा है? रेटिनॉल। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 30 प्रश्न जो आप लोगों के लिए लाए। दोस्तों इन प्रश्नों को अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इन प्रश्नों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर जैसी भी लगी हो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका दोस्तों एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के 30 प्रश्न हैं और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर कह रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।